हमने बहुत सारी चीजें करने का ट्राई किया है और आपको बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन देने का ट्राई किया है, जो कि बहुत ही रेयर केस में आपको मिलती है। राइट, सही बात है बच्चे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल यस यस, बिल्कुल जिसको बोलना है सबको मौका दिया जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी सीईटी का फॉर्म है उसमें कोई करेक्शन है, कुछ चीजें बाकी हैं तो अभी टाइम है बच्चे, और उसके ऊपर ऑलरेडी जो है कि आपको मिलेगा सब कुछ, ठीक है, करने के लिए। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप सिटी के फॉर्म में देखिए करेक्शन का ऑप्शन आता होगा, एडिट का ऑप्शन आता होगा, तो वहां पे जाके फॉर्म अपना दोबारा चेक कर लीजिए, दोबारा भर लीजिए, ठीक है। और फॉर्म में देरी मत कीजिए, लास्ट मिनट के लिए वेट मत कीजिए, बाद में साइट बच्चे क्रैश हो जाती है, बाद में साइट हैंग होने लगती है। तो अगर आपको लग रहा है कि यार ये लास्ट डेट है, तो उसके काफी पहले फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के लिए भी आपको पता है काफी प्रोसेस करने पड़ते हैं, कुछ चीजें अटैच करनी पड़ती है, कुछ डिटेल भरने पड़ते हैं, तो सब टाइम लग जाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारी की सारी चीजें जो है अच्छे से करो। तो चलो, आज का जो बहुत प्यारा सा कंटेंट है, चैप्टर का नाम होने वाला है आपके लिए एड्सॉर्प्शन एंड कोलाइड्स, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में इसका नाम सरफेस केमिस्ट्री है। इसमें हम जनरली एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन पे बात करने वाले हैं, राइट। और इसके साथ में कोलाइड्स वाला जो पैटर्न है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्जाम की डेट अभी एमएसटी सिटी की नहीं आई है, पहली बात। दूसरी बात, एमएसटी सिटी की जो एक टेंटेटिव डेट जो लोगों के माइंड में है, जो घूम रहा है, वो यही है कि ये जो डेट है बच्चे, कहीं ना कहीं अगस्त के फर्स्ट वीक तक हो सकता है, ठीक है। ये कोई फिक्स डेट नहीं है। तो चलो, जो लोग लेट आ रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा था, अब मैं चालू करता हूं। तो आज आपका जो कंटेंट है बच्चे यहाँ पे शुरू होने वाला है। तो क्या आप सब रेडी हैं आज के लेक्चर को धमाकेदार बनाने के लिए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो चलो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला कंसेप्ट आने वाला है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो पहले मैं आपसे पूछने वाला हूं कि भाई ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ए बी, ए बी की मैं बात कर रहा हूं। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना किसको हम बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन हम किसको बोलते हैं? सोचिए जरा पहले। देखो, एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये स्पंज है, स्पंज समझते हैं, हम बोलते हैं हिंदी में सोखता बोलते हैं, या फिर जब गद्दा होता है, आपने देखा होगा जो सोफा होता है उसके अंदर जो कॉटन भरा होता है, रुई भरी होती है, उसको हम बोलते हैं जनरली, ठीक है, स्पंज बोलते हैं। अब ये क्या करता है बच्चे, ये इसके अंदर स्मॉल स्मॉल होल होते हैं। तो जब आप पानी देखेंगे, इसके अंदर पानी डालेंगे या पानी आप इसके ऊपर गिराएंगे, तो पानी इक्वली जो है बच्चे क्या करता है, अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि इसके अंदर जो होता है कि पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, अंदर ये एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बच्चे, पानी सरफेस पे नहीं रुकता है, पानी अंदर चला गया। मतलब कि आप ये बोलने वाले हो कि जो सब्सटेंस है उस पोर में, पोर मतलब होल जो होता है, पोर्स में क्या करते हैं, अंदर एंट्री करते हैं और अंदर चला जाता है, राइट। यहां तो चल गया, चलेगा। ये तो क्लियर हो गया कि हाँ ये तो एब्जॉर्प्शन हुआ। ए बी वाला, ए बी वाला वाटर एब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन है कि सर ये ADSORPTION, ये एड्सॉर्प्शन क्या होता है? मैंने देखा है बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, समझता ही नहीं उनको क्या चल रहा है। भाई एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे वो पार्टिकल्स आके जमा हो रहे हैं, अंदर नहीं जाएंगे। बोलो समझ में आया? अंदर नहीं जाएंगे। एक्यूमुलेशन ऑन द सरफेस मतलब सरफेस पे आके जमा होना, और इसीलिए इसको बोलते हैं सरफेस फेनोमेना। इसलिए क्या बोलते हैं बच्चे? सरफेस फेनोमेना। कई बार एमसीक्यू में पूछा है, इजी क्वेश्चन जब होता है ना, तो एक क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं कि भाई कौन सा इस प्रोसेस सरफेस फेनोमेना है, तो आप मार्क करेंगे एड्सॉर्प्शन सरफेस फेनोमेना। दूसरा जो क्वेश्चन आपके लिए लगेगा कि भाई जो एड्सॉर्प्शन होता है, देख लो जरा यहाँ पे थोड़ा सा फर्क जरा देख लो दोनों में। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक मैंने क्या लिया बच्चे यहाँ पे, एक मैंने कोई सब्सटेंस ले लिया, लाइक मैंने आयरन का रॉड ले लिया, आयरन मटेरियल ले लिया। अब आयरन मटेरियल के ऊपर पानी वानी लगने की वजह से, हवा लगने की वजह से इसके ऊपर रस्ट जमा हो रहा है, ये रस्ट जमा हो रहा है। अब ये भी एक तरह का क्या है बच्चे? एड्सॉर्प्शन ही है। ये भी क्या है? एड्सॉर्प्शन ही है।
बट सर ये कैसा एड्सॉर्प्शन है, इसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? तो आप बोलेंगे कि यार ये तो केमिकली बन रहा है। ये कैसा बन रहा है बच्चे? केमिकली बन रहा है। कैसा बन रहा है? केमिकली बन रहा है। इसका मतलब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ओके, इसका मतलब कि एड्सॉर्प्शन जो है उसमें भी टाइप्स होने वाले हैं। एक केमिकली बनता है और एक जो है बच्चे फिजिकली बनता है। इसीलिए हम बोलेंगे कि एक केमियोज ऑप्शन होता है और एक फिजियोज ऑप्शन होता है। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया यहाँ तक? तो आपको क्या समझ में आ गया यहाँ पे कि भाई एक केमियोज ऑप्शन है और एक फिजियोज ऑप्शन है। सर ये केमियोज ऑप्शन क्या होता है? चलो जरा समझते हैं। आप मुझे बताओ कि जो आयरन है उसके ऊपर जो रस्ट लगता है, वो लगने के लिए वो लगने के लिए आपको नहीं लग रहा कि कोई कंडीशन होना चाहिए? क्या कंडीशन होना चाहिए? कि जो आयरन मटेरियल है वो मॉइस्चर में आना चाहिए। मॉइस्चर मतलब थोड़ी नमी होनी चाहिए, बराबर। दूसरा दूसरा जो आयरन मटेरियल है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आना चाहिए। सही बात है, मतलब पानी और ऑक्सीजन जब ये दोनों मिलते हैं तब आपको पता है कि रस्ट बनता है, जिसका फॉर्मूला Fe2O3 प्लस इंटू H2O, ये फॉर्मूला होता है रस्ट का। तो क्वेश्चन ये है कि रस्ट होने के लिए आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए। बोलो समझ में आया? जबकि अगर मैं आपको बोलूं कि चलो ये एक सरफेस है और उस पर डस्ट पार्टिकल आके बैठ गए। डस्ट पार्टिकल समझते हैं, मिट्टी विट्टी आके, धूल कण आके यहाँ पे जमा हो गया। तो क्या इसके लिए कोई कंडीशन चाहिए? क्या इसके लिए कोई कंडीशन चाहिए? जल्दी से बताओ तो जरा। बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। भाई मिट्टी जो है ना कहीं पर भी किसी भी सरफेस पे आके जमा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये कंडीशन होगा तभी मिट्टी आएगी, नहीं तो मिट्टी नहीं आएगी। मिट्टी धूल कण कभी भी आ जाएंगे। इसका मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होता है। स्पेसिफिक कंडीशन, नो स्पेसिफिक कंडीशन। बोलो इतना समझ में आया? बोलो इतना समझ में आया? अब इनके बॉन्ड जो होते हैं, मतलब कि इनके बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं बच्चे? जो सरफेस है, सरफेस और जो डस्ट पार्टिकल है, इनके बीच का जो बॉन्ड है बच्चे कैसा होगा? बहुत ज्यादा वीक होने वाला है। सर ये कैसे पता चला आपको? अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई यहाँ पे धूल मिट्टी जमा है, चलो जरा फटका मार दो। फटका समझते हैं हमारे मुंबई के लैंग्वेज में, या फिर हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं क्लीन कर देना। भाई फटका मार देना। तो फटका मार देना मतलब क्या हो गया? साफ कर देना। तो आप थोड़ा सा गीला कपड़ा लेते हैं और पोछा जैसा मार देते हो, तो क्या होता है? पूरा का पूरा जो है कि आपका जो सरफेस है पूरा का पूरा साफ हो गया। सही बात है। मतलब आपको क्या समझ में आया? यार ये इतना वीक बॉन्ड है कि मैंने फटके से उसको बॉन्ड को तोड़ दिया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई जो आयरन के ऊपर रस्ट लगा हुआ है, ये जो लोहा है, जो आयरन है, जो जिसके ऊपर रस्ट लगा हुआ है, इसको भी आप फटका मार के साफ कर दो, क्या ये साफ हो पाएगा? बता दो जल्दी से। नहीं हो पाएगा मेरे भाई, नहीं हो पाएगा बिल्कुल। अगर आप फटका मारेंगे ना तो आपको इतना जल्दी साफ नहीं होगा, उसको रगड़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली उसको आपको एक, जो अगर आपने देखा होगा कभी, तो एक पतरा आता है उसको साफ करने के लिए। उस पतरे से हम क्या करते हैं? पहले रगड़ते हैं। पॉलिश पेपर जिसको बोलते हैं, वेरी गुड। पॉलिश पेपर से पहले रगड़ेंगे, पूरा जंग जो है, पूरा रस्ट पहले निकाल देंगे। और वो निकालने के बाद आपका लोहा जो है ना थोड़ा पतला भी हो जाता है बच्चे। समझो इतना लेयर उसका खराब हो गया, तो आपका जो लोहा पहले इतना जाड़ा था अब वो ऐसा हो जाएगा, थोड़ा पतला हो जाएगा। ऊपर का पार्ट पूरा क्या हो गया? रस्ट था, खराब हो गया। उसके बाद उसके ऊपर हम क्या करते हैं? कोटिंग करते हैं, ताकि जो ऑक्सीजन है या फिर जो वाटर है, इनका लेयर जब ऊपर लगे तो ये डायरेक्टली आयरन के कांटेक्ट में न आए। ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चे? तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ओ, इसका मतलब कि जो केमियोज ऑप्शन होता है उसमें बॉन्ड मजबूत होता है। बोलो समझ में आया? तो स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड का कांसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है सबको। चलो दूसरी बात, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस है बच्चे जिसपे मिट्टी का कण या डस्ट पार्टिकल आके जमा होगा। अगर ये डस्ट पार्टिकल आके जमा यहाँ पे, क्या इस डस्ट पार्टिकल के ऊपर दोबारा डस्ट पार्टिकल आ सकता है? कमेंट बॉक्स में बताओ तो जल्दी से, यस और नो। डस्ट पार्टिकल पहले से है वहां पे, तो क्या दोबारा डस्ट पार्टिकल आ सकता है? आंसर होगा यस। जो लोग नो बोल रहे हैं वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। भाई डस्ट पार्टिकल को थोड़ा कुछ पता है, वो थोड़ा कोई रिएक्शन कर रहा है। यस, मिट्टी के ऊपर मिट्टी की परत दोबारा लग सकती है। ये तो ऑब्वियस है यार, एकदम सीधी सी बात है, सिंपल सा कंसेप्ट है। कि अगर आपने देखा भी होगा, आपने अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझा भी होगा कि अगर आप कोई घर, अब कई दिनों के लिए आप बाहर चले जाते हो और कोई खिड़की बाय मिस्टेक से खुल गई है, तो जब घर में आप आते हो तब आप देखते हो कि यार आपके जो टेबल है या जो टीवी है उसके ऊपर काफी डस्ट पार्टिकल लगा होता है। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? क्यों होता है भाई? ये क्यों होता है? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल है वो अपने ऊपर दोबारा डस्ट पार्टिकल ले सकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई लोहे का ये जंग लगा हुआ है, जो ये आयरन है, आयरन के ऊपर यहां पे रस्ट लग गया है, तो बच्चे रस्ट के ऊपर रस्ट नहीं लगता है।
बल्कि जो आयरन पे रस्ट नहीं लगाए वहां पे रस्ट लगेगा, जहां पे नहीं लगाए वहां पे लगेगा, जहां पे नहीं लगाए वहां पे लगेगा। बोलो समझ में आ रहा है? तो आपको एक चीज और समझ में आ गई कि भाई जो फिजियोज ऑप्शन होता है ना वो मल्टी लेयर वाले होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी लेयर। सर ये मल्टी लेयर क्या होता है? अरे मल्टी लेयर का मतलब बहुत सारा लेयर बना सकता है, लेकिन जो आयरन होता है ना, मतलब कि जो केमिज ऑप्शन है जहां पे केमिकल बॉन्ड बनेंगे, वो भाई मोनोलेयर बनाएगा। मतलब एक ही लेयर बनता है और उसी में धीरे धीरे क्या करेगा? आयरन को खराब करेगा। बोले समझ में आया? बोले समझ में आया? दीपाली पूछ रही सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे रस्ट जो है ना लोहे को लगने वाला है, रस्ट जो है ना आयरन को लगने वाला है, न कि रस्ट को रस्ट लगेगा। यस दीपाली, क्लियर है बच्चे? जैसे कि अगर आपने सुना होगा कहीं पे, 10th में तो था ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, एनोडाइजिंग करके एक कॉन्सेप्ट था, एनोडाइजिंग करके, जहां पे ये होता है कि कोई एल्युमिनियम है, हम ऐसा मानते हैं कि एल्युमिनियम के ऊपर क्या होता है बच्चे? रस्ट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम के ऊपर जो ना ओ की कोटिंग होती है, ओ मतलब ऑक्सीजन क्या करता है? कोटिंग कर देता है। तो जहां जहां ऑक्सीजन अपनी कोटिंग कर देगा वहां पे दोबारा कोई चीज आके अटैक करेगा तो कोई मतलब नहीं है। अब जहां जहां पे जैसे ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की कोटिंग यहाँ पे आपने ऑक्सीजन का हो गया समझो, तो इसको बोलेंगे कि भाई एनोडाइजिंग हो गया, मतलब कि पूरा का पूरा एक कोटिंग लग चुका है। इस कोटिंग की वजह से एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है। समझ में आ रहा है सबको? वैसा ही दिमाग यहाँ पे चलाना है। चलेगा? देखो मैं बेसिक से चैप्टर को उठा रहा हूं मैं। बहुत से लोग बोलेंगे सर ये सब तो बुक में नहीं है। अरे मेरे भाई कंसेप्चुअल पार्ट समझना है। एक बार आप केमियोज ऑप्शन और फिजियोज ऑप्शन समझ गए ना, तो आप बोलेंगे सर जो बुक में लिखा ना वो तो हमको ऐसे ही समझ में आ गया। आपको बुक वाला भी दिखाऊंगा यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो सबसे पहले जरा शुरू करते हैं आज का, जो पहले जो मैंने आपको अभी भी बताया कि भाई जो सबसे पहले आने वाला है एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन। देख लो आपके स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन के ऊपर जो आपके बुक है, बुकिश नॉलेज जो होती है जिसको हम बोलते हैं, उसका भी होना जरूरी, बट मैंने आपको समझा दिया तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ यार क्या है। नोट्स पूरा का पूरा आपको फीड में मिल जाएगा। मैं हमेशा करता हूँ। वॉइस क्लियर नहीं है बच्चे? ऐसा है क्या किसी के साथ में? पार्थ बोल रहे हैं मुझे वॉइस क्लियर नहीं है, जबकि मैंने ट्राई ये किया कि भाई वॉइस क्लियर रहे, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, मैंने साइड से जो फैन था वो भी बंद कर दिया आपके लिए। चलो, एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन का ये कंपैरिजन जो है, कंपैरिजन बच्चे काफी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फेनोमेना, जैसे हमने बात किया। ए डी, डी वाला देखना सरफेस फेनोमेना है। ए बी, बी मतलब बल्क फेनोमेना, बल्क मतलब बहुत सारा पार्ट अंदर चला जाता है अंदर, दैट इज बल्क फेनोमेना। इसमें क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इज हाई ओनली एट द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। सर ये एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट क्या होता है? देखो जब एड्सॉर्बेट की बात आती है ना, एड्सॉर्बेट मतलब होता है बच्चे, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि मान के चलो कि ये आपका एक सरफेस है, इसके ऊपर मैंने क्या किया? पानी गिरा दिया, पानी पानी। अब सरफेस आपका हार्ड है तो अंदर ऑब्वियस है पानी अंदर नहीं जाएगा। तो जो पानी है ना बच्चे, वो हमारे लिए एड्सॉर्बेट बन चुका है, जो कि उस सरफेस के ऊपर ही रहेगा। और ये जो मटेरियल है ना, इसको हम एड्सॉर्बेंट बोलते हैं। बोलो समझ में आया? अब समझ में आ गया? तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि हाँ सर सही बोल रहे हैं आप, एड्सॉर्बेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा सरफेस के ऊपर, जबकि इसमें क्या होगा? इसमें यूनिफॉर्म होता है, मतलब पानी जो है ना स्पंज के अंदर अंदर पूरा इक्वली जाता है। बोलो समझ में आ रहा है? दूसरा, इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब अगर आप गैस वैस लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने गैस ले लिया है फॉर एग्जाम्पल, सर ऐसा कैसे पता चला? देखो आपको दिखाता हूं। जैसे कि मान के चलो कि अगर कोई सरफेस है वो थोड़ा सा खुरदुरा सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर आपने क्या किया? गैस हो गया या कोई सॉलिड ही पकड़ लो, पेस्ट के फॉर्म में कोई पेस्ट है मान के चलो। अगर पेस्ट को मैं क्या करूंगा बच्चे? ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे ज्यादा सरफेस आके जमा हो जाएगा। मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो कि प्रेशर के ऊपर क्या होगा? ये डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रेशर के ऊपर ये डिपेंड करता है। और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो चांसेस रहेंगे कि वो चीज आके वहां पे ज्यादा टिकेगी। जबकि यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर से लेना देना नहीं है। स्पंज में जितने होल है वो पूरा का पूरा बच्चे भरेगा, सीधा सीधा एकदम। दूसरा, यहाँ पे इट इज अकम्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट नोन एज हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। जैसे ही सरफेस के ऊपर, ध्यान देना जरा, जैसे ही सरफेस के ऊपर कोई दूसरा सब्सटेंस आके जमा होगा, यहाँ का जो हीट एनर्जी रहेगा वो क्या होगा बच्चे? उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं हीट को इवॉल्व करता है, मतलब बाहर निकालता है। इवोल्यूशन ऑफ हीट मतलब कहीं ना कहीं ये एक्सोथर्मिक जैसा नेचर दिखाता है। यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है भाई, कोई फिक्स नहीं है। अगर स्पंज के अंदर कोई हीट भरा हुआ है या गैस भरा हुआ है, ऑब्वियस गैस भरा होगा, तो पानी जब एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी जगह पे गैस क्या होगा? बाहर जाएगा। चलेगा? तो बच्चे ये सब होता है। अजिंक्य बोल रहे हैं कि मेरे 2-3 लेक्चर मिस हो गए। जिसके लेक्चर मिस हो गए बच्चे, आप नून एकेडमी पे फीड में जाइए, वहां पे आप व्यू ऑल कीजिए। व्यू ऑल में आपको रोज का लेक्चर दिखेगा, फिर आप देख लीजिए किस दिन का लेक्चर मिस है और वो आप देख लीजिए। ठीक है? ये एक ऐप है बच्चे, इसमें प्लेबैक, भगाने का सिस्टम, स्पीड बढ़ाने का सिस्टम, ये सब नहीं होता है।
दिस इज एन ऐप, ये बात को समझो आप लोग। जैसे कि आप अलग अलग ऐप पे सीखते होंगे, आपके कॉलेज के लेक्चर एक स्पेसिफिक ऐप पे होता है, ठीक है। तो ये जब ऐप जब होता है ना, तो बच्चे इनकी रिकॉर्डिंग अलग लेवल की चलती है। तो ये आपके लिए एक मतलब बोलते हैं ना कि चीजों को ऐसा ना हो कि भगाने से मतलब ऐसा नहीं कि भगाने का सिस्टम बेकार है, ऑब्वियस बहुत अच्छा है, कहीं आपको लगता है कि ठीक है थोड़ा सा जरा मैं आगे पीछे करूँ तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। बट क्या होता है कि इस ऐप की उन्होंने जो डिजाइन किया है, ऐप को जिस तरह से बनाया गया है, उस ऐप में ये खास बात है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते बच्चे, ठीक है। चलो, इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, भाई ये तो सही बात है। ज्यादा सरफेस एरिया, देखो ये ज्यादा सरफेस एरिया तो ज्यादा जगह पे पार्टिकल आके जमा होगा, कम सरफेस एरिया होगा तो कम आके जमा होगा। तो ये एड्सॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस एरिया वाला होता है, सरफेस फेनोमेना होता है। जबकि यहाँ पे सरफेस एरिया से लेना देना नहीं है। हाँ, अंदर होल है जाके उसमें जमा होगा, सरफेस एरिया मैटर नहीं करेगा। अगर होल एक छोटा भी है तो उस छोटे होल से भी अंदर जाके जमा हो सकता है। बट एड्सॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए बच्चे, ठीक है, एड्सॉर्प्शन के लिए क्या है बच्चे, एड्सॉर्प्शन के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा, ये सरफेस फेनोमेना है। कैसा फेनोमेना है, सरफेस फेनोमेना, चलेगा। चलो यस बच्चे, राकेश शर्मा बोल रहे हैं क्या बच्चे, प्लेबैक स्पीड प्रोग्रामिंग। बच्चे आप इंजीनियर बन जाओ और आप जो है कि इसी कंपनी को ज्वाइन कर लो और इनको जो है कि फायदा कराओ तो थोड़ा। यस, क्या बोलते हैं राकेश। तो 4 साल 5 साल के बाद हम देखेंगे नून ऐप पे हमारा एक और बोलते हैं ना कि इंजीनियर ज्वाइन होगा, राकेश शर्मा। यस राकेश, और आप जो है कि नून ऐप में ये सब फंक्शन आप ऐड करना, ठीक है यार। मतलब कुछ आप लोग करो ना यार, क्या बोल रहे हैं आप, समझ रहे हैं कि नहीं, क्या बोलते हैं। यस, चलो जरूर जरूर। चलो बच्चे, तो अब बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ। जो अगला कंटेंट है वो क्या है, अगला कंटेंट जो है, स्लाइड आगे पीछे हो गई लग रहा है, स्लाइड को जरा सही कर देते, चलो अब सही है। तो जो अगला कंटेंट है ना बच्चे, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। इजी ये है, स्लाइड क्यों आगे पीछे हो रही है यार ये। चलो, ये सारे कंटेंट मैंने करा दिए थे आपको, एक मिनट। हाँ, ये हो गया। एड्सॉर्प्शन के दो टाइप हैं, कौन कौन से, फिजियोजॉर्प्शन और केमियोजॉर्प्शन, मतलब फिजिकल वाला और केमिकल वाला। जैसे कि मैंने आपको पहले करा दिया कि भाई फिजियोजॉर्प्शन क्या होता है, केमियोजॉर्प्शन क्या होता है, मैंने आपको सब कुछ पहले ही बता दिया, राइट। तो उसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब मैं बढ़ता हूं अगले कंटेंट की तरफ, जो कि होने वाला है फिजियो और केमियो, मैंने आपको बता दिया है। अब अगला जो कंटेंट आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। पता है बच्चे आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन मतलब कि भाई जो एड्सॉर्प्शन है ना, वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सर इसका मतलब क्या हुआ, अरे अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी सरफेस के ऊपर कुछ भी आके जमा हो रहा है, अब वो जमा कम होगा या ज्यादा होगा, ये कैसे पता चलेगा, या कौन डिसाइड करता है कम होगा कि ज्यादा होगा। तो कॉमन सी बात है कि पहले तो आप ये बताएंगे कि सर क्या जमा हो रहा है। जैसे मान के चलो कि अगर मैं बोलूं आपको कि कोई प्लेन सरफेस है और उसके ऊपर आप पानी जमा करा रहे हो, तो बहुत कम पानी जमा होगा, सही बात है। पानी जमा कराएंगे, पानी मतलब समझे लिक्विड आके जमा करा रहे हो, तो भाई बहुत ही कम जमा होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि उसी प्लेन सरफेस के ऊपर कोई ऐसा पार्टिकल, कोई सॉलिड पार्टिकल लेके आ रहे हो, वो जमा करा रहे हो, तो शायद सॉलिड पार्टिकल ज्यादा जमा होगा। मतलब ये डिपेंड करता है कि आप क्या जमा करवा रहे हो, मतलब नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, मतलब गैस जो लेने वाले हो, सॉलिड लेंगे लिक्विड, जनरली हम गैस के बारे में बात करते हैं कि गैस जो लेगा वो किस तरह का नेचर दिखाएगा। दूसरा नेचर ऑफ सॉलिड एड्सॉर्बेंट, मतलब जिसके ऊपर जमा कराएंगे उसका भी नेचर हमको पता होना चाहिए। मान के चलो, यस बच्चे, आशुतोष बहुत बहुत बधाई हो आपको, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, कांग्रेचुलेशन बच्चे, ठीक है। आप बर्थडे ना मनाकर आप यहाँ पे लेक्चर अटेंड करो, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, और आपको इस बर्थडे की बहुत बहुत बधाई, ठीक है बच्चे। आशुतोष, चलो धन्यवाद आपको। देखो कितने सारे लोग बधाई दे रहे हैं, 1000 क्राउड जो है, 1000 के ऊपर यहाँ पे लोग आते हैं और सब आपको हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं। तो मतलब इससे अच्छा गिफ्ट या इससे अच्छा बर्थडे आपका नहीं हो सकता है कि लॉकडाउन होने के बाद भी आप बोल सकते हो कि मेरे बर्थडे में 1000 से ज्यादा लोग आए थे। यस, वेरी गुड वेरी गुड। देखो, नेचर ऑफ सॉलिड मतलब कि जो सॉलिड है ना बच्चे, अगर वो खुरदुरा होगा, खुरदुरा मतलब समझते हैं, थोड़ा सा रफ सरफेस होगा या फिर प्लेन सरफेस होगा, तो भाई इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि सरफेस पे ज्यादा लोग जमा होंगे या कम जमा होगा। अगर रफ सरफेस होगा तो भाई ज्यादा जमा होगा, प्लेन सरफेस होगा तो कम जमा होगा। एरिया के ऊपर भी डिपेंड करेगा, अगर एरिया एकदम ज्यादा बड़ा होगा, अरे यार तो कॉमन सी बात है, ज्यादा लोग जमा होंगे, ज्यादा लोग मतलब ज्यादा एड्सॉर्बेट की बात कर रहा हूं मैं। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो भाई कम जमा होंगे। आ रहा समझ में। टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देंगे तो सरफेस पे, सरफेस का टेम्परेचर, तो वहां पे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेचर दिखाता है, ज्यादा जमा होने लगेगा। प्रेशर अगर आपने बढ़ा दिया तो ज्यादा जमा होने लगेगा, जमा मतलब एड्सॉर्ब, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझना है, चलेगा। कोई कंफ्यूजन है किसी को कहीं पर भी,
क्लियर है बच्चे, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ और देखते हैं कि अगला कंटेंट क्या है। इजी कंटेंट होने वाला है। चलो अगला जो कंटेंट है बच्चे देख लो यहाँ पे, अगला जो कंटेंट है बच्चे वो है फ्रॉन्टलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। सर ये नाम बड़ा हमने सुना है इस चैप्टर में, बट समझा हमको कुछ नहीं है। मैंने जो देखा है मैं उस बात को बता रहा हूं कि फ्रिक्वेंटली आपने इस नाम को बहुत ज्यादा सुना होगा इस चैप्टर में, बट बाउंसर उतना ही गया होगा आपको। बट आज आपको डिटेल में बताऊंगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। यस अनमोल बोल रहे हैं कि जेई मेन में इसका क्वेश्चन आया है। यस जेई मेन में आया है, तो हमारे एमएससी सिटी में हम उम्मीद करते आ जाए ताकि हमारे 1 मार्क अच्छे से बन जाए। 11th के चैप्टर से ज्यादा मार्क्स की उम्मीद आप मन नहीं कर सकते, बट इतना कर सकते हैं कि अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छे मतलब कि इतनी उम्मीद हम करेंगे, ज्यादा नहीं आए लेकिन जितने आए तो हम पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर सके। 11th के टोटल 9 चैप्टर है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन 11th के क्वेश्चन से चैप्टर से बनेंगे। चलो बात होने वाली कि सर ये फ्रॉन्टलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है। चलो आज आपको मजा आ जाएगा सुन के। देखो होता क्या है ना, इसका एक एम्पिरिकल इक्वेशन दिया गया था। इस साइंटिस्ट ने अपना एक इक्वेशन दिया था। सर क्या इक्वेशन दिया था? इसने बोला था कि भाई जो x अपॉन m है, x क्या है m क्या है सब बताऊंगा आपको मैं, वो k इंटू पी का पावर 1 अपॉन n होता है, ये इसके बराबर है। इस इक्वेशन को उसने दिया जहां पे उसने बोला कि x का मतलब होगा उस गैस की बात कर रहा है जो एड्सॉर्ब होने वाली है, मतलब जो जाके जमा होने वाला है। एक्स मतलब कौन? एक्स मतलब कौन? वो गैस जो जाके जमा होगी। और एम मतलब कौन? जिसके ऊपर जमा होगा, मतलब एड्सॉर्बेंट बोल सकते हो। इतना समझा? क्या बोला मैंने बच्चे? वापस से सुन लो जरा, वापस से सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं, वापस से सुन लो। यहां पे बोला गया कि x अपॉन एम इक्वल टू के इंटू पी का पावर 1 अपॉन एन, जहां पे x का मतलब बोला गया कि भाई ये क्या रहेगा, एड्सॉर्ब्ड गैस रहेगी, जो गैस जाके एड्सॉर्ब होने वाली है ना, अरे जो मटेरियल आप लेने वाले हो वही रहेगा। और एम रहेगा जिसके ऊपर एड्सॉर्ब होने वाला है, मतलब एड्सॉर्बेंट की बात करेंगे। तो कोई मुझे x अपॉन एम का फुल फॉर्म बता सकता है क्या होगा? तो आप बोलेंगे x अपॉन एम का मतलब हो गया द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट ऑन एड्सॉर्बेंट। सही बात है कि नहीं? अपने आप से बना लो कि भाई अमाउंट ऑफ मतलब कि देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देख लो द मास, अमाउंट मतलब मास ऑफ एड्सॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। बोलो समझ में आया? रट्टा नहीं मारना है, सेंटेंस को देखेंगे खुद पे खुद आ जाएगा सेंटेंस आपको, कह रहे हाँ यार ये तो सही सही बोल रहे हैं सर, वर्ड टू वर्ड वही लिखा हुआ है। वापस से देखो, वापस से देखो, एड्सॉर्बेट, अनिश 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 बच्चे ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एड्सॉर्बेट बोल रहे हैं ना आप, एड्सॉर्बेट किसको बोलते हैं? एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट पहले मैं जरा समझा दूं, बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो एड्सॉर्बेट का मतलब है बच्चे वो मटेरियल, वो सब्सटेंस, गैस, मटेरियल बोलो, सब्सटेंस बोलो, या जनरली हम गैस लेने वाले, ये जो कि जाके जमा होगा। और डस्ट बोल दो, हाँ चलेगा, आपके लैंग्वेज में डस्ट बोल दो, इसे डस्ट पार्टिकल बोल दो। एड्सॉर्बेंट का मतलब वो सरफेस की बात कर रहा है जिसके ऊपर आके जमा होगा। चलो एक डायग्राम बना देता हूं, देखो ये डायग्राम है, दिख रहा है सबको? अब ये ऊपर वाला क्या हुआ, तो आप बोलेंगे सर ऊपर वाला एड्सॉर्बेट हुआ, और जिस सरफेस के ऊपर आया उसको बोलेंगे एड्सॉर्बेंट। क्या महाराष्ट्र के सारे बच्चों को आज एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट क्लियर हो गया है? एक बार जरा कंफर्मेशन कर दो कि हाँ सर ये तो क्लियर हो गया है। पहले बाकी कुछ होना हो पहले ये तो क्लियर कर ले, क्योंकि इस चैप्टर में ना जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है मेरे भाई 99% बच्चों को यही कंफ्यूजन है, सर एड्सॉर्बेट क्या होता है, एड्सॉर्बेंट क्या होता है। वो बुक का लैंग्वेज समझ ही नहीं रहा मुझे, कौन किसके ऊपर जा रहा है, कौन कहां जा रहा है, को समझ ही नहीं रहा है। अब समझ में आया? अब समझ में आया, बहुत अच्छे। अब मैं आपको ये बता रहा था कि बच्चे यहाँ पे एक इक्वेशन दिया था इस साइंटिस्ट ने कि x अपॉन एम इक्वल टू के इंटू पी का पावर 1 अपॉन एन। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि x क्या है, तो x होता है बच्चे एक तरह से एड्सॉर्बेट मान के चलो, और m क्या है सर, तो m होता है एड्सॉर्बेंट। इनका मास लेना होता है, मुझे सबका मास लेना होता है, ठीक है, यहां पर भी ये मास होगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि x अपॉन m क्या होगा, बोलो। तो आप बोलेंगे मास ऑफ एड्सॉर्बेट टू एड्सॉर्बेंट। बोलो सही बात है, बोलो सही बात है, बोलो सही बात है, एकदम क्लियर है ना? बस यही तुमको बोलना है कि भाई इस इक्वेशन में यही बोला गया कि इनका जो रेशियो है वो एक्चुअल में जो प्रेशर होता है बच्चे, पार्शियल प्रेशर, उसके 1 अपॉन एन, मतलब एक के तो बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट है, तो उसका जो है बच्चे वो प्रेशर जो होता है उसका 1 अपॉन एन, मतलब एन भी हम अगर देखेंगे तो कांस्टेंट ही होता है, तो उसके 1 अपॉन एन के बराबर होता है। तो अगर आपका अगर इक्वेशन देखेंगे तो पी क्या होता है बच्चे, इक्विलिब्रियम प्रेशर होता है। के और एन को हम कांस्टेंट मानते हैं, के मतलब नॉर्मल कांस्टेंट है, एन मतलब मोल वाला कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। तो मेरा ये इक्वेशन देखो कैसे आ गया। अब जरा दिमाग चलाना, दिमाग चलाना बच्चे,
ये जो P होता है ना, प्रेशर जिसको हम बोल रहे थे, अगर मैं इसी को ध्यान देना जरा, अगला स्लाइड जरा ले लूं, अगर मैं x अपॉन m इक्वल टू k इंटू पी का पावर 1 अपॉन n आ गया, ये जो प्रेशर है ना, अगर मैंने इसकी जगह पे क्या ले लिया, कॉन्सेंट्रेशन ले लिया। अभी तक मैं इक्विलिब्रियम प्रेशर ले रहा था, इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन भी आता है, तो क्या मैं कॉन्सेंट्रेशन ले लूं, तो कॉन्सेंट्रेशन लेने पे हमको मिल जाएगा k इंटू सी का पावर 1 अपॉन n। अब इसका अगर मैं लॉग लगा दूं कि भाई चलो दोनों साइड लॉग ले लो, आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे लॉग x अपॉन m इक्वल टू, ध्यान देना जरा, ये इंटू है, इंटू की वजह से बोलो इसमें पहले लॉग लेता हूं मैं, तो इसका 1 अपॉन n यहां पे आ गया, n मतलब मोल बच्चे, और ये लॉग c बन जाएगा, प्लस ले लो क्योंकि इंटू को प्लस बोलते हैं, और यहाँ पे लॉग k ले लो। बोलो यहां तक समझ में आया, बोलो यहां तक समझ में आया सबको, सिंपल लॉग लिया मैंने, कैसे किया वापस से दिखाता हूं, वापस से दिखाता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, x अपॉन m इक्वल टू के पी का पावर 1 अपॉन n। आप प्रेशर में भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, अगर आप प्रेशर में करेंगे तो ये भी रॉन्ग नहीं है, बट हमको दोनों दिया हुआ है, लॉग मैंने इसमें ले लिया, इसमें लॉग लिया तो क्या बन जाएगा, इसमें लूंगा तो बोलो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन n लॉग p बन गया प्लस लॉग k बन गया। और अगर मैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ले लूं, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ c, तो यही चीज मेरा क्या बन जाएगा, बोलो यही चीज बन जाएगा लॉग x अपॉन m इक्वल टू 1 अपॉन n लॉग c प्लस लॉग k। बोलो दोनों समझ में आ गया, दोनों समझ में आ गया। अब आपको मैं ग्राफ समझाता हूं, अब आपको मैं ग्राफ समझाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको, सर क्या ग्राफ बताया आपने। चलो मान के चलो ये p वाला पहले पकड़ता हूं मैं, ठीक है, p वाला इक्वेशन पकड़ लेता हूं मैं। तो p वाले इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखो तो मेरा था log x अपॉन m इक्वल टू 1 अपॉन n log p प्लस log k। बच्चे अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो क्या आप मुझे बोल सकते हो कि जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो बताओ x एक्सिस पे क्या होगा, y एक्सिस पे क्या होगा, जल्दी से बता दो। चलो सब लोग बता दो x पे मैं क्या लिखूं, चलो x एक्सिस पे मैं क्या लिखूं, आप मुझे बता दो फटाफट एकदम। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, x एक्सिस पे बच्चे आएगा log p। बहुत से लोगों को नहीं पता होता, देखो इसको कंपेयर करना है, x मतलब log p, तो x एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, log p ले लिया। सर y एक्सिस पे क्या लेना है, y एक्सिस पे क्या लेना है, तो y एक्सिस पे लेना है log x अपॉन m। क्या इंटरसेक्ट पॉइंट यहां पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पहले मुझे वो बता दो, इंटरसेक्ट पॉइंट इज देयर और नॉट देयर, बस इतना यस और नो में आंसर लिख दो कि हाँ सर इंटरसेक्ट पॉइंट है या नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, यस 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 यस, ये हुई ना बात। इसका मतलब हुआ कि मुझे यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट होने की वजह से इसको मैं जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकता, अगर जीरो से स्टार्ट करना हो तो बच्चे ये इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं आएगा, तो मुझे शुरुआत कहां से करना पड़ेगा, मुझे शुरुआत बीच में से करना पड़ेगा ताकि वो उसको कट करे, और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो गैप है, उस गैप को मैं नाम दूंगा log के, जो कि सी के बराबर होता है इंटरसेक्ट पॉइंट। बोलो ग्राफ का एक एक लाइन समझ में आया कि नहीं आया। और अगर मैं इस ग्राफ में स्लोप तैयार करूंगा तो ये स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, चैट बॉक्स में जरा बताओ तो फटाफट, सिंपल मैथ से बच्चे ये सब कंपेयर करने आता है कि नहीं आप लोग को। देखो जरा m का वैल्यू कितना मिल रहा है, 1 अपॉन n, तो बोलो स्लोप कितना आ गया, 1 अपॉन n। यही तो एमसीक्यू से भरा हुआ है पीछे पूरा। आपको पूछेंगे कि इंटरसेक्ट कितना होता है, आपको पता ही नहीं भाई क्या होता है इंटरसेक्ट, क्या मालूम, इधर मैथ्स कहां से आ गया, टिक मार्क करेंगे, लॉग के होता है। आपको पूछेंगे फ्रॉन्टिज इक्वेशन में स्लोप क्या होता है, आपको पता नहीं, आप लिख जाएंगे स्लोप होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अरे फॉर्मूला नहीं पूछ रहे हैं, अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो, फॉर्मूला नहीं पूछ रहे हैं, आपको फ्रॉन्टिज इक्वेशन पूछा जा रहा है मेरे भाई। अरे फ्रॉन्टिज इक्वेशन क्या है सर, हमको तो वही नहीं पता है, इसलिए तो सिखा रहा हूं, इसलिए तो सिखा रहा हूं, चिल करना एकदम, इसलिए तो सिखा रहा हूं कि भाई जो आपका फ्रॉन्टिज इक्वेशन में जो m है ना स्लोप, वो 1 अपॉन n है। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आता है, ये एग्जाम में आता है। अरे मेरे भाई पढ़ा क्यों रहा हूं, पढ़ा क्यों रहा है, एक चीज सुन लो, जिस दिन आपके माइंड में ये क्वेश्चन आने लगा कि जो मैं पढ़ रहा हूं पता नहीं एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, तो भाई तब तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, आप कभी अच्छा पढ़ाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि तब आपको ना हर चीज पढ़ने के बाद ये डाउट में आएगा, अरे यार ये इतना मेहनत कर रहा हूँ, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पता नहीं है आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा मत करना, आपका काम ये नहीं है ये आएगा कि नहीं आएगा, आपका काम है कि जो चीजें चल रही है उनको अच्छे से बोलते ना एकदम ये करो, कंसेप्चुअली क्लियर हो जाओ, ताकि ये आए नहीं आए, हमको अगर कहीं पर पूछा गया तो हम स्ट्रांग रहेंगे इस बारे में। चलेगा, समझ में आया सबको, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये हुई ना बात। चलो आज बहुत से लोग का बर्थडे यार, हर्षल आपका भी बर्थडे है क्या, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बच्चे। हर्षल 26 जून, काफी इंटरेस्टिंग डे है, मतलब आज आज मेरे चैनल पे 2 बच्चों का बर्थडे निकल गया। यस, ओ राजू गुप्ता बोल रहे सर स्कैम चल रहा है बर्थडे का, ऐसा कुछ है क्या, बर्थडे का स्कैम चल रहा है, बर्थडे स्कैम। चलो ठीक है, तो यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
अब जरा देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों से जरा बातें कर लेते हैं कि एग्जैक्टली आपको जो मैंने समझाया वो समझ में आया क्या यहाँ तक। तो मैं आरती बच्ची, मैंने आपको परमिशन दिया है अनम्यूट होने का। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपने आप को जल्दी से अनम्यूट कर लो। आरती, यस मेरी सर, आ आवाज आ रही रही है। है बच्चे? यस सर। यस बच्चे। आरती, क्या आपको लगा कि जो कंसेप्ट मैंने सिखाया वो समझ में आ गया? लॉग का जो कंसेप्ट मैंने बताया, स्लोप कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 1/n कैसे आया, लॉग के जो इंटरसेप्ट कैसे हुआ, पता चला बच्चे यहाँ तक? आरती, आरती बच्चे आप हो लाइन पे? आरती, मेरी आवाज बाकी लोग को क्लियर आ रही है क्या? कंफर्म कर दो जरा। हैप्पी बर्थडे के अलावा भी जरा कुछ पढ़ाई की बातें जरा कर लेते हैं। हैप्पी बर्थडे में तुम लोग इतना घुस गए हो ना कि मालूम पड़ा जिसका बर्थडे नहीं है ना तो उसको लग रहा है कि एक ही काम है, मेरे को दूसरे को हैप्पी बर्थडे बोलना है। यस, मेरी आवाज आ रही है। तो आरती बच्चे आपको भी मेरी आवाज आ रही होगी, शायद आपके यहाँ से नेटवर्क इशू होगा, तो सॉरी बच्चे, फिर कभी आपसे बात हो जाएगी, ठीक है? तो चलो कोई बात नहीं है। बट आरती से मुझे पूछना था कि समझ में आया कि नहीं आया, तो एक बच्चे से मतलब एक आइडिया मिल जाता है कि ठीक है मैं जो समझा रहा हूँ वो आप तक मेरी आवाज जा रही कि नहीं जा रही है। चलो जरा देख लेते हैं, किसी और से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कौन, संजना, संजना चौहान। बच्चे अगर आपको मेरी आवाज आ रही है संजना तो आप अपने आप को अनम्यूट करो और कंफर्म करो कि जो मैंने समझाया है वो आपको समझ में आया, क्योंकि किसी बच्चे से पूछकर ही मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि हाँ मेरी चीजें आप तक क्लियर पहुंच रही हैं। संजना, आज दिन अच्छा नहीं लग रहा है, आज लोग साइलेंट मूड में एकदम। यस बच्चे, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है संजना? क्या मैं ऑडिबल हूं? चलो कोई बात नहीं है। प्रणाली बच्चे, प्रणाली, प्रणाली क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रणाली क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मुश्किल हो रहा है बच्चे आज कनेक्शन करने में, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा नेटवर्क तो ठीक है। निशिकांत, निशिकांत बच्चे क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? निशिकांत, सर। निशिकांत क्या आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। ओह क्या आवाज है यार आपकी, आपको तो मस्त आवाज आ रही है। मुझे तो एकदम अच्छे से सुनाई दे रही है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है बिल्कुल अच्छे से? यस सर। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा शायद मेरी तरफ से कुछ इश्यू चल रहा है, लग रहा है बच्चों से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूं मैं। यस निशिकांत बच्चे, आप स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे थे आज का? हाँ स्टार्ट। हाँ हाँ सर। मोस्ट ऑफ तो आपको ये चीजें समझ में आ गई, लॉग मैंने कैसे लिया और सी का वैल्यू कैसे निकाला मैंने, सी इक्वल टू सर लॉग के लॉग का कैसे, फिर और से बताइए सर। लॉग का फिर देखो भाई पे बच्चे। निशिकांत, हाँ बोलिए सर। हाँ आप हो ना लाइन पे? मैं बस वही पूछ रहा था हाँ लाइन पे हो कि नहीं हो। चलो ठीक है, जरा देख लो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है दोबारा। होता क्या है बच्चे कि x अपॉन एम इक्वल टू, ध्यान दो जरा यहाँ पे, k इंटू पी का पावर 1/n है। अपने रेफरेंस के लिए चलो मैं इसको उल्टा करके लिख लेता हूँ, p अपॉन एन इंटू के कर देता हूँ। 2 इंटू 3 को मैं 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ बच्चे। निशिकांत, दोनों में कोई फर्क नहीं है ना? नहीं। अब इसमें लॉग ले लो, तो जब मैंने लॉग लिया तो यहाँ पे x अपॉन एम आ गया, और इसका मैंने पहले लॉग लिया तो इसका लॉग का रूल क्या मालूम है? लॉग ए अपॉन बी का रूल है कि बच्चे जो बी है ना उसको हम आगे लेते हैं और फिर आगे लॉग ए लेते हैं, मतलब जो पावर वाला बंदा होता है ना वो नीचे आ जाता है। तो पावर में 1/n है तो वो नीचे आ गया, और यहाँ पे लॉग पी आ गया। और इंटू जब होता है ना बच्चे तो उसको हम लॉग में प्लस दिखाते हैं। निशिकांत यहाँ तक क्लियर है एकदम अभी? यस सर। बस इसको कंपेयर कर दो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, तो y के रेंज में क्या मिल गया, ये मिल जाएगा। x क्या मिल गया, log p मिल गया, और c क्या मिल गया, log k मिल गया। बोलो समझ में आया? और ये जो m है ना वो इस 1/n के बराबर हो गया। अब समझ में आया बच्चे? हर एक का वैल्यू समझ में आ गया अच्छे से? हाँ सर। वेरी गुड, थैंक यू बच्चे। निशिकांत बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, ठीक है? चलो तो निशिकांत से बात हुई तो थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिला कि नहीं ठीक है मेरा सिस्टम चल रहा है, क्रिस्टल क्लियर लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है। थैंक यू बच्चे, मयूरी कंफर्म करने के लिए। चलो अब बात होने वाली है एक नए कॉन्सेप्ट की। सर कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं आप? चलो वो भी कॉन्सेप्ट दिखा देता हूं आपको मैं कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है देख लीजिए आप लोग जरा फटाफट। अरे यार ये सब कौन कौन सा स्लाइड कहाँ कहाँ चला जा रहा है यार, स्लाइड बड़ा तेजी से यहाँ आगे पीछे हो रहा है, देखना पड़ेगा सिस्टम में।
स्लाइड आगे पीछे क्यों हो रहा है? चलो ये इक्वेशन हो गया बच्चे, सबको समझ में आ गया। तो ये ग्राफ तो सबको समझ में आ गया, जितने लोग यहाँ पे बैठे होंगे हर एक बच्चे को ये नीचे वाला ग्राफ समझ में आ गया। कोई डाउट है किसी को तो बोलना मुझे कि सर ग्राफ नहीं समझा। बच्चे भाई कितनी बार एक्सप्लेन करो यार, सौरव लेट आएगा आप, यही ग्राफ कब से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भाई अगर मैं सिर्फ P और X अपॉन M ले लूं तब क्या होगा। ध्यान से देखो जरा, अगर मैं P और X अपॉन M लेता हूं, अगर मैं क्या लेता हूं बच्चे, P ले लेता हूं और X अपॉन M ले लेता हूं, तब ये बच्चे आपका एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है, बट ये थोड़ा सा जरा कर्व जैसा नेचर दिखाएगा। ये डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन में y इक्वल टू mx प्लस c होता है, जो आपने पीछे लॉग लेने पे कंपेयर किया था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये एड्सॉर्प्शन भी आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। एक समय होने पर क्या होगा बच्चे, कांस्टेंट पहुंच जाएगा। बस इतना आपको पता होना चाहिए। चलेगा? कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? चलेगा? बहुत अच्छे बच्चे, ये हुई ना बात। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले कंटेंट की तरफ, और देखते हैं कि अरे यार थैंक यू नहीं चल रहा है यार, क्या क्या चल रहा है सब इसके अंदर। कंफ्यूज मत होना आप लोग। चलो बच्चे, हाँ इसके पहले ये था ना स्लाइड। चलो तो ये सबको समझ में आ गया, फ्रंटलिज का इक्वेशन एकदम क्लियर है बच्चे। दोनों फ्रंटलिज के इक्वेशन समझ में आ गया, लॉग पी वाला भी और लॉग सी वाला भी। कहीं कहीं पे लॉग सी करके आता है तो कंफ्यूज मत होना, सेम आंसर है। चलेगा? चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला कंटेंट क्या है। अगला कंटेंट आपके लिए होने वाला है बच्चे बहुत प्यारा सा, कैटलिस्ट एंड कोलाइड्स। जी हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं कि कैटलिस्ट जो होता है हमको दो तरह के मिलते हैं। कितने तरह के कैटलिस्ट मिलते हैं बच्चे? दो तरह के। एक मिलते हैं होमोजेनियस और एक मिलता है हेट्रोजेनियस। तो होमो का मतलब क्या हुआ, हेट्रो का मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान देना यहाँ पे, ये मजेदार होने वाला है। अगर मैं जैसे एग्जांपल के लिए बोलूं कि N2 प्लस H2 लिया मैंने और ऊपर मैंने कोई कैटलिस्ट ले लिया है, हालांकि कैटलिस्ट हम यहाँ पे लेते हैं जनरली V2O5 वेनेडियम पेंटोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बन जाता है NH3 करके 2 टाइम्स, ठीक है। ऐसा कुछ कंडीशन हम लेते हैं तो हमारा रिएक्शन बनता है। या दूसरा एक कैटलिस्ट मैं आपके लिए लेता हूँ, चलो देख लो, यहाँ पे इथिन ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैंने H2 मिला दिया और कंडीशन पे निकल ले लिया मैंने। आपने तो ये रिएक्शन किया भी होगा अल्केन चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन में मैंने कराया था। अब इथिन क्या है बच्चे, मान के चलो आपका गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में है, इथिन यहाँ पे समझो लिक्विड फॉर्म में बना, और ये जो निकेल है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो इस तरह के रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि यार ये तो रिएक्टेंट मेरा अलग स्टेट में है और प्रोडक्ट मेरा जो है कि अरे सॉरी कैटलिस्ट मेरा अलग स्टेट में है, अगर ऐसा होता हुआ दिखाई दिया तो समझ लेना कि भाई वो किसके अंदर बिलोंग करेंगे, वो हेट्रोजीनियस के अंदर बिलोंग करेंगे। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग कि हेट्रोजीनियस में कौन जाता है, हेट्रोजीनियस में कौन जाता है बच्चे। तो हेट्रोजीनियस में कौन जाता है बच्चे, जल्दी से बता दो। जिसका कैटलिस्ट क्या रहेगा, अपने रिएक्टेंट से अलग रहेगा। बोलो समझ में आया? तो दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं, कौन कौन से, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमो का मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज सेम होगा या स्टेट सेम होगा। रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट जो होंगे वो सेम फेज वाले रहेंगे, इसको हम बोलते हैं सेम फेज वाले। जबकि यहां पे हम बोलेंगे कि रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट जो होंगे बच्चे, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट जो होंगे वो डिफरेंट फेज वाले रहेंगे। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? कोई डाउट है बच्चे किसी को कहीं पर भी? वेरी गुड। अब आते हैं कोलाइड्स की तरफ। तो कोलाइड्स क्या होता है बच्चे, जनरली सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड का एक मिक्सचर होता है, जिसमें आपको लगेगा कि यार देखो ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइड में डिफरेंस है। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब समझना है तुमको, नमक और पानी, जिसमें आप दूर से देख के बता ही नहीं सकते हो कि भाई इसमें नमक मिला हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशन। बोलो समझ में आया? लेकिन जब आप बोलते हो कोलाइड्स, इसका मतलब कि आप दूर से देख के भी बता सकते हो कि यार इसके अंदर कुछ तो मिलाया गया है, दैट इज कॉल्ड एज कोलाइड्स। जहां पे पार्टिकल्स छोटे होते हैं, नो डाउट, ठीक है, बट पार्टिकल्स आप दूर से देख के, जैसे एग्जांपल के लिए मटमैला पानी हो गया, मडी वाटर, या दूसरा एग्जांपल जैसे हो गया कि आपने मिल्क मिला दिया है, मिल्क होता है ना दूध, पानी में दूध डाल दिया, तो वो भी क्या होगा, आपका पानी जो कि व्हाइट हो जाता है। या फिर कोई चौक का पाउडर आपने डाल दिया तो भी आपको लगेगा हाँ चौक का पाउडर डालने से आपका क्या हो गया बच्चे, पानी पूरा व्हाइट हो गया। दैट इज कॉल्ड एज कोलाइड। उस तरह के पार्टिकल को हम कोलाइड बोलते हैं। तो कोलाइड में यहाँ पे बहुत सारा पैटर्न होता है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम। ये जो लोग समझ जाएंगे उनको मजा आ जाएगा। सर ये होता क्या, जरा समझा दीजिए। बिल्कुल समझाएंगे। देखो पहले समझ लो कि डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेस मतलब क्या, और डिस्पर्जन मीडियम मतलब क्या।
डिस्पर्जन मीडियम मतलब क्या? तो अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं ना आपको, अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं तो इसका मतलब होता है सॉल्वेंट हमारे लैंग्वेज में, और इसका मतलब होता है सॉल्यूट हमारे लैंग्वेज में। मतलब ये जो बंदा है ना डिस्पर्स फेज, वो ज्यादा अमाउंट में रहेगा उस टाइम पे, और ये बंदा जो है ना वो कम अमाउंट में रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि आपने क्या किया, ये आपके पास मिल्क है, मिल्क ज्यादा मिल्क है, और आपने थोड़ा पानी मिला दिया, थोड़ा क्या क्या बच्चे आपने वाटर मिला दिया, तब आप क्या बोलेंगे कि यार मिल्क यहाँ पे जो है मेरा डिस्पर्स्ड फेस है, पानी जो है मेरा डिस्पर्जन मीडियम है। बोलो समझ में आया? सॉल्वेंट और सॉल्यूट समझ में आया बच्चे? एग्जांपल समझाने के लिए दिया हूं, बट ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली वही एग्जांपल लेना है, बट बताने के लिए मैंने आपको दिया था। क्लियर है सबको? तो क्या इस स्लाइड में ये चीज समझ में आ गई सबको? डिस्पर्स फेस मतलब क्या? ज्यादा अमाउंट में रहेगा, और डिस्पर्जन मीडियम मतलब कम अमाउंट में। जैसे सॉलिड सॉलिड है पहला, अभी इसको याद करने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, फिर यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड। समझ में आया? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? फेजेस मतलब बच्चे एक तरह से फेजेस मतलब क्या बोल सकते हैं आप लोग? स्टेट्स। फेजेस मतलब स्टेट्स बोल सकते हो। यहाँ पे फेजेस मतलब यहाँ पे डिस्पर्जन फेज मतलब मत समझो, कंफ्यूज मत हो, एक वर्ड मत पकड़ो। फेज मतलब जैसे पीछे जो मैं बता था ना, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज, सेम फेज मतलब सेम स्टेट्स में रहेंगे ऐसा। यहाँ पे फेज का मतलब एक्चुअल में डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम के हिसाब से समझना पड़ेगा। चलेगा? चलो, तो ये समझ में आ गया कैसे? ट्रिक मैंने क्या बताया बच्चे, बोलो ट्रिक मैंने क्या बताया? सॉलिड लिक्विड गैस, सॉरी पहले आप सॉलिड 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 ले लो, 3 बार लेना है आपको, याद रखना। सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, फिर यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड। ये कैटेगरी बन चुकी है। अब हर कैटेगरी का जो एग्जांपल है भाई एक एक बार तो पढ़ना पड़ेगा। आप ये बोलोगे कि सर ये याद नहीं करूंगा तो चलेगा क्या? तो मैं आपसे बोलूंगा कि नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अरे यार इस चैप्टर में यही तो पूछते हैं एग्जाम में कि भाई कलर्ड गैस क्लासेस किस कैटेगरी के अंदर आएगा, कौन फेज है कौन मीडियम है। जेम्स स्टोन हो गया, पोर्सलिन पेपर हो गया, पेंट्स हो गए, ये सब आपको एग्जांपल। स्मोक डस्ट हो गया, ठीक है, चीज हो गया, बटर हो गया, मिल्क, हेयर क्रीम हो गए, फॉग मिस्ट, तो ये सारे एग्जांपल पढ़ लेना मेरे भाई। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। सॉलिड स्टेट में है ना सर? नहीं बच्चे, सॉलिड स्टेट में है ना सर मतलब क्या बोल रहे हो आप? चलो बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ। जो अगला कंटेंट आपके स्क्रीन पे बहुत जल्दी आने वाला है, और देख लो वो कौन सा कंटेंट है बच्चे, जरा देख लेते हैं। ये सब हमने कर लिया है पहले ही, स्लाइड सब आगे पीछे हो जा रही है ऐसा लग रहा है। टाइप ऑफ कोलाइड्स की बात करते हैं। यहाँ पे बच्चे जनरली 2 टाइप का हम कोलाइड्स देखते हैं, एक लाइवोफिलिक कोलाइड्स, एक लाइवोफोबिक कोलाइड। चलो मैं आपसे पूछता हूँ फिलिक मतलब क्या? कमेंट बॉक्स में जरा बता दो कि सर फिलिक मतलब क्या? फिलिक मतलब क्या? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फिलिक मतलब बच्चे यहाँ पे लोग लिख रहे हैं अट्रैक्शन, लविंग, बिल्कुल सही बोला आपने। फिलिक का लाइवियोफिलिक का मतलब क्या हो गया एक तरह से कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अट्रैक्शन होने वाला है, यहाँ पे जो आप मिलाएंगे डिस्पर्स फेज और मीडियम को, उनके बीच में अट्रैक्शन होने वाला है। जबकि लाइवियोफोबिक का मतलब हो गया, फोबिक मतलब क्या वो भी बता दो, चलो जरा टेंशन नहीं रहेगा आपको। फोबिक मतलब क्या? हेट। जैसे हम बोलते हैं ना मुझे इस चीज का फोबिया है, फोबिया मतलब उस चीज का डर है, मैं उस चीज को फेस नहीं करना चाहता हूं। जैसे बहुत सारे बच्चों का ना स्टेज फोबिया होता है, ये बहुत कॉमन देखा गया है। स्टेज फोबिया मतलब समझते हैं कि अगर आपको कोई बोल दिया किसी कोई कोई फंक्शन चल रहा है और आपको बोला चलो आ जाओ जरा स्टेज पे कुछ बातें जरा बोल दो अपने बारे में, अपने क्लास के बारे में, अपने फ्रेंड के बारे में, तो भाई क्या होता है तब थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है, बोल नहीं पाते हैं। जैसे मैं एज अ पर्सन अगर मैं देखने जाऊं तो मुझे जो है ना बच्चे पहले बहुत ज्यादा स्टेज फोबिया था, लेकिन जब मैं टीचिंग फील्ड में आया ना तो बच्चों को पढ़ाने में मुझे मजा आता था। लेकिन जब कुछ बच्चों को पढ़ाने के अलावा कुछ और बोलना हुआ तो मुझे ना ऐसा लगता था अरे यार अब क्या बोलूं, मतलब स्टेज फोबिया, कुछ ऐसा लगता कुछ आ ही नहीं रहा मुझे बोलने के लिए। ठीक है, तो ये होता है लोगों के साथ में। सर मुझे कॉकरोच फोबिया है। भाई गर्ल्स लोग को कॉकरोच फोबिया, अरे यार क्या बोल रहे, कॉकरोच फोबिया थोड़े कुछ होता है क्या कॉकरोच फोबिया होता है? फोबिया मतलब एक अलग तरह का डर यार, मतलब कॉकरोच से तो आप लोग सिर्फ ऐसे दूर से देख के थोड़ा डरते रहेंगे, वो फोबिया नहीं होता है। फोबिया मतलब जैसे उसको देख कर थोड़ा अजीब लगने लगता है कि नहीं यार, पूरा थोड़ा अजीब हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए किसी किसी को हाइट का फोबिया होता है, डर, हाइट जैसे देखा ना एकदम तो डर लग गया। अब वो वाला डर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मालूम पड़ा कि किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो आप जो है कि बोले सर गाल पे मुझे दर्द हो रहा है तो मुझे डर लग रहा है उस बंदे से, दैट इज नॉट अ फोबिया। वो तो आपने देखा भाई, मुझे फिजिक्स फोबिया है, ओ माय गॉड, अनुराग बोल रहे हैं नहीं यार ऐसा मत करो, सब्जेक्ट को फोबिया मत बनाओ यार, प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है। अगर मुकेश सर के रहते आपको फिजिक्स फोबिया यार तो क्या है ये, आप
मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और मेरे को बोलेंगे सर मुझे केमिस्ट्री फोबिया है, तो ये मेरे लिए मतलब बोलते हैं ना, मेरे लिए मतलब बुरी बात है ये। तो मैं तो चाहूंगा कि भाई आपको केमिस्ट्री का फोबिया कभी हो ही नहीं, आपको केमिस्ट्री फीलिंग होनी चाहिए। एक नया टर्म हम निकालेंगे, केमिस्ट्री फीलिंग। केमिस्ट्री से मुझे प्यार हो गया है, केमिस्ट्री से मुझे अट्रैक्शन हो रहा है केमिस्ट्री की तरफ, ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं? चलो ये होना चाहिए बच्चे, ये ऑब्वियस है। चलो कोलाइड्स की बात कर रहा हूं मैं, तो कोलाइड्स में आप समझ गए कि भाई ठीक है, अगर डिस्पर्जन फेज और मीडियम में कुछ अनबन हो गई, फेज और मीडियम में अगर अनबन हो गया तो समझ लेना का भाई फोबिक हो गए, और उनमें अगर क्या हो गया, थोड़ा सा बोलते हैं ना अट्रैक्शन हो गया, दोस्ती प्यार मोहब्बत हो गया, तो समझ लेना का भाई लाइवोफिलिक हो चुका है। अब यहां पे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज मतलब कितने पार्टिकल्स उसके बड़े हैं कितने छोटे हैं, उसके बेसिस पे। तो आप बोलेंगे सर मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मैक्रो एसोसिएटेड कोलाइड्स, मतलब मिसेल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे। मैक्रो मतलब बच्चे जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा रहेगा, इस बात का ध्यान देना। यस राकेश शर्मा बोल रहे हैं न्यू ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज केमोफिलिक। केमोफिलिक ऐसा निकाल सकते हैं ना, केमोफिलिक। यस गीतांजलि, राकेश बिल्कुल केमोफिलिक, अच्छा वर्ड है यार, मतलब एक नया टर्म दिख रहा है सुनने के लिए। कहीं कुछ अगर लॉन्च करेंगे तो केमोफिलिक एक वर्ड आ सकता है, अच्छा है कि नहीं? चलो देखो ये होता है ना, मतलब जब लोग मिलते हैं तो कैसे नई नई चीजें निकल के आती हैं। यस चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ। अब देखते हैं कि अगला कंटेंट क्या है, इजी कंटेंट होने वाला है। वो लाइवोफोबिक और लाइवोफिलिक के बारे में जरा पढ़ ले जरा और डिटेल में, ठीक है? चलेगा? तो कंपैरिजन बिटवीन लाइवोफोबिक और लाइवोफिलिक की बात कर लेते हैं, जहां पे हम बात करने वाले हैं। पहले ये देखो ये फोबिक दिया है, कंफ्यूज मत होना भाई, फोबिक कहां पे है फिलिक कहां पे है। देखो फोबिक में क्या होगा, लाइवोफोबिक सोल्स आर फॉर्म्ड ओनली बाय स्पेशल मेथड। भाई इतने दूर दूर होते हैं ना कि ये लोग तो पहले बात पास में आते ही नहीं है, खुद से बनेंगे नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए तेल और पानी, अरे यार ऑयल और पानी को अगर मैं मिला दूं तो मुझे इनको चिपकाने के लिए भाई अलग से फोर्स डालना पड़ेगा, मुझे अलग से काम करने पड़ेंगे। इतना आसान नहीं है कि आप उनको मिला दिए तो बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। इनको हमको स्पेशल मेथड यूज करना पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं लाइवोफोबिक। आया समझ में? लेकिन इस वाले में क्या होता है, फिलिक वाले में क्या होता है, फिलिक वाले में तो कितना मजेदार है यार, इजीली प्रिपेयर्ड बाय, डायरेक्टली मेथड से बन जाएंगे, है कि नहीं? मेथड मतलब बच्चे छोटे छोटे पार्टिकल्स, दे आर इरिवर्सिबल। भाई एक बार इनको मिला दिया ना, इरिवर्सिबल है, रिटर्न नहीं होने वाले। इरिवर्सिबल मतलब रिटर्न नहीं होने वाले, मुश्किल रहेगा। ये रिवर्सिबल नेचर दिखाएंगे, ये रिवर्सिबल नेचर दिखाएंगे। दे आर अनस्टेबल एंड हेंस रिक्वायर ट्रेसेस ऑफ स्टेबलाइजर। आपको तो पता ही है अब जो आपका ऑयल और पानी अगर मैं इनको मिला दूं आपस में, नमक पानी नहीं रे बच्चे, नमक पानी नहीं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं ऑयल और वाटर का। नमक पानी को एग्जांपल मत लो यहाँ पे आंचल, ठीक है? यहाँ पे लिक्विड लिक्विड की जनरली हम बात करते हैं, जनरली मोस्ट ऑफ। हालांकि नमक पानी आप लेंगे तो वो होमोजेनियस मिक्सचर जैसा बन जाएगा, ठीक है? अब जरा देखो यहाँ पे कि भाई क्या बोल रहा है ये, रिक्वायर्ड ट्रेसेस ऑफ स्टेबलाइजर, ऐसा क्यों? अरे यार कॉमन सी बात है, आप खुद दिमाग चलाओ ना। तेल और पानी को जब मैं मिक्स करूंगा तो भाई ये दोनों मिलते ही नहीं है, दोनों दूर दूर भागते एक दूसरे से। तब मुझे क्या करना पड़ता है, कोई केमिकल डालना पड़ता है इनको चिपकाने के लिए, और उसको हम बोलेंगे स्टेबलाइजर। बोले समझ में आया? जबकि लाइवोफिलिक में ऐसा नहीं होता है, दूध और पानी मिलाएंगे ना भाई, ये दोनों आपस में पहले से मिले रहेंगे, इनकी साठ गांठ या इनका जो दोस्ताना है याराना है वो पहले से बना रहता है, तो दे आर सेल्फ स्टेबलाइज्ड। चलेगा? एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉजेज प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन ऑफ लाइवोफोबिक। अगर आप इसके अंदर कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉजेज मिला देते हो, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हो या कुछ ऐसा करेंगे, तो बच्चे ये वापस से अलग अलग हो जाएंगे, ये प्रेसिपिटेट बना देंगे, कुछ अलग चीज बन जाए, मतलब अलग हो जाएंगे एक तरह से। जबकि यहाँ पे क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइज करना पड़ेगा, इनको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी या ज्यादा आपको सोर्सेज डालने पड़ेंगे, जो भी आप डाल रहे हो, जो भी कैटलिस्ट यूज करो तोड़ने के लिए, तो समझो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलेगा? विस्कोसिटी ऑफ लाइवोफोबिक सोल्स आर नियरली सेम एज द डिस्पर्जन मीडियम। मतलब इस बंदे के अंदर जो ज्यादा अमाउंट में रहेगा वही उसकी विस्कोसिटी पूरे सोल्यूशन की रहेगी। जैसे कि आपने ले लिया तेल और पानी, अब पानी ज्यादा है तेल कम है, तो बच्चे इस पूरे सोल्यूशन का जो विस्कोसिटी रहेगा ना वो पानी के ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि पानी ज्यादा अमाउंट में है। आ रहा है समझ में? वैसा एग्जांपल ले रहा हूं। यस इमल्शन, बच्चे एग्जैक्टली इमल्शन की तरफ आ रहे हैं, बट वो वैसा ही होता है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है? सरफेस टेंशन ऑफ लाइवोफोबिक इज लोअर देन दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। भाई यहाँ पे तो चिपका रहेगा, पकड़ा रहेगा। सरफेस टेंशन में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई पार्टिकल्स को पकड़ के रखेंगे, उसको चारों तरफ से फोर्स मिलता है तो वो स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी पकड़ा रहेगा, तो सरफेस टेंशन क्या होगा आपका यहाँ पे, लोअर हो जाएगा ड्यू टू मोर अट्रैक्शन। चलेगा? और अगर मैं बात करूं मेथड बनाने के, तो याद रखना केमिकल मेथड होते हैं, एक मेथड होता है जो आपको ज्यादा दिया नहीं है, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, दूसरा पेप्टाइजेशन करके मेथड होता है। सिर्फ मेथड याद रखना, आपको डिटेल में ज्यादा है नहीं इसके अंदर, ठीक है?
चलो अब बात करते हैं अगले कंटेंट की तरफ। क्या आप रेडी हो? क्या आप रेडी हो? इमल्शन, इमल्शन भाई जिसकी आप बात कर रहे थे, सर इमल्शन नहीं कराओगे क्या? अरे कराऊंगा ना यार, क्यों नहीं कराऊंगा। इमल्शन क्या होता है? इमल्शन जनरली होता है, ये भी एक तरह का, अगर आपने जिन्होंने देखा हो यार, हमारे घर में हम तो जनरली यूज नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों में आपने सुना होगा जेल। क्या बोल रहे हैं सर, क्या जेल क्या होता है? कभी सुना है आप लोगों ने जेल? ये वर्ड सुना है क्या जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, स्क्रीन पे? बालों में लगाया जाता है जेल, क्या होता है? अब हम जैसे लोग क्या करते हैं, महाराष्ट्र के जो हमारे जैसे मीडियम क्लास की फैमिली होती है, वो जेल नहीं खरीदता तो क्या करते हैं जरा बताओ? किसी ने यूज किया है? जो मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं घर पे जब निकलता हूँ ना, तो जो भी हमारे घर में तेल होता है, उस तेल में हम क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं। बिल्कुल सही, तेल और पानी मिला के बाल में क्या करते हैं, सेट वेट कर देते हैं। और जैसे ही धूप में निकलते हैं, जब पानी उड़ जाता है, क्योंकि देखो ये सब ना बच्चे टेक्निक है, मीडियम क्लास वाली फैमिली जो होती है ना, काफी बोलते हैं ना कि काफी रिसर्च करती है भाई, ऐसा नहीं है, ये खासियत होती है हमारी फैमिली की, कि भाई जब हम तेल और पानी को मिला के बाल में लगा लेते हैं, तो हमें जेल वाली फीलिंग कैसे आती है? क्योंकि जब हम धूप में जाते हैं ना बच्चे, तो क्या होता है मालूम है, पानी तो उड़ जाता है, और पानी तो ऑब्वियस उड़ेगा। अब जब पानी उड़ जाएगा तो बच्चे सिर्फ तेल बचता है, और पानी के उड़ने की वजह से आपका बाल हल्का सा थोड़ा क्या होता है, कड़क हो जाता है, कड़क। तो आप खुद उसको टच करके देखते हो, हाँ जेल वाली फीलिंग आ रही है, क्या बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरा जेल हो गया। क्या बोलते हैं, है कि नहीं? चलेगा? एग्री कर रहे हो मेरे से कर रहे हो? पहले आप बता दो जरा, ये सच्चाई है भाई, मैंने अपनी लाइफ में किया है, स्कूल कॉलेज लेवल में, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सच्चाई है, आप लोग भी करते रहेंगे, और करना भी चाहिए यार, मतलब पैसे बच गए ना हमारे। क्या बोलते हो? तेल थोड़ा अच्छा लेना, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा तेल ले ले जो स्मेल आ रहा है, फिर दोस्त बोलेगा क्या बाबा तो ये तेल लगा रहा है। हर किसी का अलग अलग होता है, बट मिडिल क्लास फैमिली का एक अलग ही मजा है, मतलब बोल सकते हैं कि स्ट्रगल होता है। मतलब जैसे एक मूवी में जैसे सब कुछ देखने के लिए मिलता है ना, वैसे मिडिल क्लास फैमिली में मैंने देखा है कि हर एक चीज रहती है। मतलब आप अगर रिलेशन की तरफ जाएंगे तो लोग बहुत पारिवारिक होते हैं, मतलब ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, नाना नानी सबसे जुड़े होते हैं। ठीक है, फिर गांव विलेज हमेशा आना जाना लगा होता है सबका। तो ये एक बोलते हैं ना कि जो एक वैल्यू होती है मिडिल क्लास में, बहुत मजेदार होती है कि नहीं? चलो, तो बच्चे इमल्शन क्या होता है? जनरली इमल्शन का मतलब हो गया है कि भाई कहीं ना कहीं आप दो चीजों को मिलाने वाले हो, और दोनों चीज को जब मिलाएंगे विद द हेल्प ऑफ सम स्टेबलाइजर, जैसे ले लो आप एक तरह से, एक सॉलिड एक लिक्विड ऐसा ले लो, तो उसको हम इमल्शन बोलते हैं। और इमल्शन बनाने के दो तरीके, जैसे यहाँ पे आ सकता है ऑयल इन वाटर, या फिर वाटर इन ऑयल, इस तरह के हम कंडीशन को फॉलो करते हैं। आप क्वेश्चन है कि सर दोनों तो एक ही नाम है, दोनों तो एक ही मतलब लग रहा है, ऐसा नहीं है बच्चे। बहुत ध्यान से देखेंगे, वर्ड टू वर्ड देखेंगे, तो आपको पता चलेगा अरे हाँ यार, ये तो मजेदार दिख रहा है। ऑयल इन वाटर, सोचो जरा पहले, ऑयल इन वाटर मतलब कि वाटर ज्यादा है, और उसमें तेल जो आपने डाला है, ऑयल जो आपने डाला है, वो कम अमाउंट में डाला है, लेस ऑयल है। बोलो समझ में आया? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑयल इन वाटर में कौन डिस्पर्जन मीडियम हुआ, कौन डिस्पर्ज फेज हुआ, तो क्या आप बता सकते हैं? चैट बॉक्स में बता दो जल्दी से, चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो, ऑयल इन वाटर में कौन डिस्पर्जन मीडियम हुआ, कौन डिस्पर्ज्ड फेस हुआ? अच्छे से लिखना ताकि मुझे पता चले क्या बोल रहे हैं आप लोग। मालूम पड़ा कि क्या लिख रहे हैं सर, हमको खुद को नहीं मालूम। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना आप लोग, प्लीज। बिल्कुल सही, वाटर इज द डिस्पर्जन मीडियम एंड ऑयल इज द डिस्पर्स फेज, बिल्कुल सही। और वाटर इन ऑयल वाले में भाई तेल ज्यादा है, पानी कम है। लग रहा है ये कंपनी बड़ी महंगी है, तेल ज्यादा रखा है, पानी कम डाल रहा है, क्या बात है, क्या बात है, बराबर। तो इस तरह का जो रहेगा बच्चे, वाटर इन ऑयल वाला कंडीशन रहेगा। पिक्चर क्लियर हो चुका है सबको एकदम अच्छे से? कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? चलेगा? कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। यहाँ पे जरा मुझे देखना पड़ेगा, मैंने कुछ क्वेश्चन भी रखे थे, वो क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, तो मुझे दूसरा क्वेश्चन लेना पड़ेगा। एक मिनट बच्चे जरा, चलो ठीक है, मैं ना एक दूसरा क्वेश्चन निकालता हूं। तो क्या आप लोग ब्रेकआउट के लिए रेडी हो? पहले बता दो, ब्रेकआउट ले लूं मैं एक बार? मेरा ब्रेकआउट तो पता है ना सबको, एक बार जरा कंफर्म करो, हाँ सर ब्रेकआउट आप ले लो, लेकिन चैप्टर मत बताना किस चैप्टर का है, और फिर हम गेस करेंगे कौन से चैप्टर का है। रेडी? रेडी? रेडी रेडी रेडी, जल्दी बोलो, 5 मिनट है भाई, ब्रेकआउट लूंगा, और कुछ बच्चों से जरा डिस्कशन करना है मुझे कि जो समझाया वो समझा कि नहीं। चैप्टर बच्चे खत्म हो चुका है, जो लोग सोचे कि चैप्टर में कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा है अभी, चैप्टर खत्म, इमल्शन लास्ट कंसेप्ट था। ठीक है, यस, रेडी पोजीशन में, चलो गेट सेट रेडी गो। चलो देख लेते हैं जरा क्या है, बस थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा 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 थोड़ा, ये रहा नहीं, वेरी गुड। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जरा हाई रहेगा और कुछ नहीं,
बट मजा तो बहुत आने वाला है भाई, मजा तो बहुत आने वाला है सर। कैसे मजा आएगा, आप देखो और मजे लो बस, और क्या कर सकते हैं। फटाफट इसका आंसर जरा दे दो, क्या होगा इसका आंसर। एक नया चीज आपके लिए लेकर आया हूं, थोड़ा सा टफ लेकर आता हूं मैं ब्रेकआउट जानबूझकर। क्या मेरी आवाज आप लोग को आ रही है भाई? बहुत परसेंटेज बहुत अच्छे तो नहीं दिख रहे, बट ठीक है, 39% लोगों को लगा कि डिसप्रपोर्शनेशन है, और बिल्कुल सही बात है। अरे यार, दिमाग चलाना है, दिमाग चलाना है। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन था ये सर? पता नहीं चला कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है यार। ये एक इश्यू बड़ा तेज आ रहा है, और मैं पिछले कई बार से, टेक्निकल टीम अगर आप मुझे सुन रहे हो, अगर आप मेरे लेक्चर में हो, तो प्लीज 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 ये बच्चों का प्रॉब्लम जरा देख लो कि ये क्वेश्चन जो है बच्चों को जब आता है तो वहां पे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन पूरा दिखता नहीं है, कभी ऑप्शन दिखता है। ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन नहीं है बच्चे। अरे ना 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 ना, यहाँ पे थोड़े मैं कोई रिएक्शन तुमको पूछ रहा हूँ। कुछ लोगों को लग रहा है पी ब्लॉक का क्वेश्चन है ना बच्चे। ये रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन था, जहां पे ये पूछा जा रहा था कि अगर पी कॉस्टिक सोडा से रिएक्शन करता है तो पीएच3 बनता है और Na ऐसा कुछ बनता है। तो बताओ ये क्या है? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, आपको मैं बताऊं क्या है ये। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। सर कैसे? चलो दिखा देता हूं आपको कैसे होता है। तो जल्दी से जरा देख लो, यहाँ पे PH3 था, राइट, और दूसरा था NaHPO2, ऐसा कुछ था। तो बच्चा अपना दिमाग चलाना है। ये PH3 में P क्या बनेगा भाई? ये H प्लस है तो P क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा, तो -3 कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे P क्या बनेगा भाई? प्लस में बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। तो आप देख रहे हो कि P आपका जो है एक बार 0 से -3 हो रहा है, और एक बार P आपका 0 से, मतलब कुछ तो नंबर बनेगा, प्लस में बनेगा। तो जब कभी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ध्यान देना जरा, एक मिनट जरा वापस से लिखता हूं, हैंड राइटिंग थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। जब कभी भी आपको लगेगा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो रहा है और दोनों साथ साथ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? साथ साथ हो रहे हैं, जिसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं साइमल्टेनियसली। बोलो क्या बोलते हैं बच्चे? साइमल्टेनियसली अगर होता है तब उसको हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन, बोलो समझ में आया? प्रपोर्शनेशन, समझ में आया? डिसप्रपोर्शनल का मतलब जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होंगे, तब उसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। बिल्कुल सही। बहुत से लोग बोले सर रेडॉक्स बोलते हैं उसको। अरे मेरे प्यारे बच्चे, रेडॉक्स किसको बोलते हैं? जब आपके रिएक्शन में दो बंदे अवेलेबल है, जैसे A प्लस बी को मिलाया तो C और D बना, A से C का ऑक्सीडेशन हो गया और B से D का रिडक्शन हो गया, तब इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और डिसप्रपोर्शनेशन में एक ही कंपाउंड का, मतलब इस A का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और A का रिडक्शन भी हो रहा है। नया चीज सीख लिया आपने आज। अब समझ में आ गया बच्चे? अब समझ में आ गया रेडॉक्स क्या होता है और डिसप्रपोर्शनेशन क्या होता है? समझ में आया? समझ में आया बच्चे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो आज का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आपके साथ में। जब भी कोई ब्रेकआउट लेता हूं तो मेरी कोशिश ये होती है कि ब्रेकआउट जो टॉपिक सिखा रहा हूं ना, उस पे ज्यादा लेने का मेरा कोशिश नहीं होता। क्यों मालूम है? अरे यार उसके ऊपर तो हम एमसीक्यू करने वाले हैं, उसके ऊपर तो हम क्वेश्चन करते हैं, उसके ऊपर तो हम कंटेंट कर रहे हैं,
हमें आपको ना मिक्स क्वेश्चन देख के बोलते हैं ना थोड़ा सा ये करना है, क्या करते हैं मिक्स क्वेश्चन देके थोड़ा सा आपको बोलते हैं ना तैयार करना है, ताकि आप लोग ना एकदम अलर्ट मोड पे रहो। हाँ सर अब तो फाड़ देंगे हम लोग, फोड़ देंगे एकदम, क्या बोलते हो? तो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। एमसीक्यू का सेशन बच्चे कल इस चैप्टर का लूंगा, जो काफी धमाकेदार होने वाला है। आज इस चैप्टर में एमसीक्यू नहीं लेने का एक ही लॉजिक है कि चैप्टर थोड़ा सा थियरी वाला था, ठीक है, और टाइम पे मुझे कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने नहीं लिया। ब्रेकआउट मैंने जरूर एक लिया, बट इसका पीडीएफ फीड में मिल जाएगा, फीड में मिल जाएगा, ठीक है। कल का लेक्चर भी आपको बच्चे सेम टाइमिंग पे होने वाला है 5 o'clock, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। एंड टिप्स एंड ट्रिक्स का जो लेक्चर होगा वो आपको होगा 2 to 3। टिप्स एंड ट्रिक्स में मैंने पहला चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव रखा हुआ है, क्लास 12 का हैलोजन डेरिवेटिव, और 5 o'clock जो होगा बच्चे वो इसका एमसीक्यू होगा। तो काफी चीजें साथ साथ हो रही हैं, आप अपने आप को एडजस्ट करो और मैक्सिमम लेक्चर अटेंड करने का ट्राई करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है ना हमारी तरफ से बेस्ट तरीके से होते रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बेस्ट तरीके से होते रहे, चलेगा? चलो बाय बच्चे, बाय बाय बाय। एक मिनट जरा किसी से जरा बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत से लोग दिख रहे हैं मुझे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? मैं एक बार जरा देख लूं बस, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को कोई डाउट है। यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं बच्चे, कौन दिख रहा है यहाँ पे, देख लेते हैं जरा। बहुत सारे बच्चे अब शायद लेफ्ट भी हो चुके रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे वर्षा मुझे दिख रही है। वर्षा बच्चे, क्या आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? वर्षा, वर्षा बच्चे अपने आप को अनम्यूट करेंगे? चलो वर्षा से बात नहीं हो पा रही है। वर्षा आप हो बच्चे लाइन पे? वर्षा क्या आप हाँ अपने आप को सर। अनम्यूट करेंगे? हाँ यस सर, बच्चे, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चे। आपको मेरी आवाज आ रही है वर्षा? आ रही सर। चलो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा बच्चे? लगा आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव था, कुछ हमने सीखा यहाँ से आज के लेक्चर से? हाँ सर, बहुत अच्छा था। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नोट्स इसके जो रहेंगे ना बच्चे आपको फीड में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस यस नून सर। ऐप में ही एक ऑप्शन है फीड, वहां पे मिल जाएंगे। तो कल का जो लेक्चर होगा बच्चे, वर्षा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 27 को वापस 5 o'clock होगा, जो कि मैं पूरी तरह से इसी चैप्टर का एमसीक्यू कराने वाला हूँ, ठीक है। चलो थैंक यू बच्चे वर्षा हाँ जुड़ने के सर। लिए, मिलते हैं कल के लेक्चर में। चलो बाय थैंक बाय। यू सर। बाय। चलो बाय एवरीवन। आज का लेक्चर में उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एंजॉय किए होंगे और कुछ नया सीखे होंगे यार। सबसे नया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ नया सीखा होगा आपने। मेरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ जुड़ते हो ना, तो मतलब मजा आ जाता है मुझे भी कि नहीं यार, मतलब बच्चे के अंदर ना वो लगन है, वो जुनून है एमएससीटी क्रैक करने की। चलो